हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब तो आयोग ने आंसर की भी रिलीज कर दी है। आंसर की रिलीज कर दी होगी और उसके बाद आप लोगों ने अपने आंसर मिला भी लिए होंगे। आंसर मिला लेने के बाद जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो यही है कि कट ऑफ क्या रहेगी इस साल के लिए। 2025 के लिए यूपीपीसीएस की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये एक यक्ष प्रश्न है। अब अगर ये यक्ष प्रश्न है तो इसका जवाब सब लोग दे रहे होंगे, अपने अपने हिसाब से देना भी चाहिए। पिछले साल के अनुभव से देखा जाए तो इसमें क्या किसी को डाउट है कि 2024 का पेपर और 2025 का पेपर अगर कंपेयर करें तो डिफिकल्ट कौन सा है? ओबियस है कि ये होगा। 2025 का पेपर वाज मोर डिफिकल्ट देन एज कंपेयर टू 2024। 2024 की तुलना में 2025 का पेपर डिफिकल्ट है। क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरा मानना है कि अगर कोई नौसिखिया हो वही कह सकता है कि 2024 की तुलना में पेपर सरल है, वरना ये स्टेबलिश्ड है कि 2025 का पेपर 2024 की तुलना में डिफिकल्ट है। कितना ज्यादा डिफिकल्ट है ये अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, इसमें नहीं जाएंगे अपन। लेकिन 2024 से 2025 का पेपर डिफिकल्ट है। और सीट्स, ये तो हुई बात पेपर की। तो पेपर में हमने बोला कि भाई पिछले ईयर की तुलना में इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन सीट्स में क्या मामला है? तो सीट्स की अगर बात देखी जाए तो लगभग सिमिलर सीट्स हैं, या बहुत ज्यादा उछाल सीट्स में नहीं है कि 2024 की तुलना में भाई डबल सीट्स है इसलिए कट ऑफ है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो सीट्स भी लगभग सिमिलर है, मोर और लेस। तो उस हिसाब से देखा जाए सीट्स और पेपर, ये दो चीजें ही डिसाइड करती हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। जब सीट्स ज्यादा होती हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा चेंज होने की चांस रहते हैं। अब क्योंकि 2024 का भी ऑफिशियल कट ऑफ तो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आयोग बताएगा कि भाई 2024 में क्या कट ऑफ था। तो अनुमान लगाया गया था पिछले साल कि 80 to 85 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए। और बहुत से लोगों का जो हमारी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने थे, 1000 के आसपास स्टूडेंट से 1500 टोटल मिला लिया जाए एनरोलमेंट हमारी टेस्ट सीरीज में पिछले साल, तो 1000 से 1500 लोग हमारी टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। और उनमें से ज्यादातर लोगों का जो मानना था, उनका सिलेक्शन जो हुआ था मतलब मेंस के लिए जो लिख रहे थे, उनके 80 to 85 नंबर नहीं, क्वेश्चंस नेट करेक्ट थे। मार्क्स आप गुणा कर लो 1.33, इतने नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना, तो 8.180 में अगर 1.33 का गुणा कर देंगे तो उतने मार्क्स बनेंगे। तो पिछले साल हम मान के चले इन दोनों का एवरेज भी निकाल लिया जाए तो 82 लास्ट ईयर हम कट ऑफ एक रफ एज्यूम कर लें। 2024 की जो कट ऑफ थी वो अगर एज्यूम कर लें कि भाई वो 82 थी इसके एवरेज में, तो 82 को एवरेज माना जाए तो कट ऑफ 2025 में 82 से ऊपर जाएगी कि कम आएगी? तो भाई डेफिनेटली वो कम आएगी, नीचे आएगी। अब सवाल है कि कितनी कम आएगी? तो मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा कम नहीं आएगी, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम नीचे आ सकती है। मतलब दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो 2025 के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 82 से ऊपर नहीं जाएगी। 82 मार्क्स नहीं है, ध्यान रखना है। 82 नेट क्या है? करेक्ट क्वेश्चंस हैं। नेट करेक्ट क्वेश्चन मतलब काट पीट के नेगेटिव वाले हटा के 82 क्वेश्चन बचने चाहिए। इससे ऊपर 2025 के लिए कट ऑफ नहीं जाएगी। मार्क्स में कितना कन्वर्ट होगा तो आप अपने आप गुणा कर लेना, 1.33 का तो हो जाएगा। 82 लास्ट है, 82 से ऊपर नहीं जाएगी। नीचे तक बहुत से लोग सोचते हैं सर
2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे है, तो कब किस सिनेरियो में आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए 2025 के लिए? तो मेरा आपको सजेशन है, अगर कोई भी कैंडिडेट 75+ नेट करेक्ट क्वेश्चन ऑफिशियल की से बना पा रहा है अपने टेस्ट पेपर में जो दे के आया 12 अक्टूबर को, अगर नेट करेक्ट क्वेश्चन 75 हैं या 75 से ज्यादा हैं, तो आपको नो डाउट मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए अभी से, बिना किसी की काय जहां सुने सुने। ठीक है, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। कोई बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं बता सकता, बट अजम्पशन ही सब खेलेंगे। अजम्पशन में भी लॉजिकल अजम्पशन ये होना चाहिए कि हमारी 2024 से पेपर की तुलना करेंगे। पेपर की तुलना में लोग उन्हीं लोगों को सुनो जो इस पेपर से डील करते हैं, है ना। कोई भी बैठ के मुंह उठा के कुछ भी कह देगा, उसकी बात पे भरोसा नहीं करना है। वो एक्सपर्ट नहीं है, वो बड़े लोग हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स ग्राउंड पर रहते हैं, उनको पता रहता है, वो पेपर से डील कर रहे होते हैं। तो 2024 की तुलना में पेपर कठिन था, इसलिए कट ऑफ भी 101% पिछले साल से कम जाएगी। और पिछले साल की कट ऑफ क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुई है आयोग की तरफ से, मार्केट का जो मेरा और लोगों से मेरी कन्वर्सेशन का जो अजम्पशन है वो 82-85 के बीच की कट ऑफ रही जनरल के लिए। ध्यान रखना है, ये कैटेगरी भी है, ये जनरल की कट ऑफ है। SC ST OBC कैटेगरी वाले लोग और कम में एज्यूम करेंगे। तो जनरल का कोई कैंडिडेट इस साल अगर 75 से ऊपर नेट करेक्ट क्वेश्चन, मार्क्स नहीं बोल रहा हूं बार बार, तो नेट करेक्ट क्वेश्चन आपके 75 से ऊपर हैं, तो आप नो डाउट मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब अगर आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है तो इसके कई रास्ते हैं। खुद से करोगे, दिल्ली जाके करोगे, या जिस शहर में हो वहां रह के करोगे। जब या तो आप खुद से तैयारी करोगे या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ के तैयारी करोगे, 2 ही रास्ते हैं। आपके पास कितने रास्ते हैं? 2024 की जो कट ऑफ थी उससे 5 कम जाएगी, ये डेफिनेट था और डेफिनेट है। आप जब रिजल्ट आ जाए तो एक बार फिर बात कर लेना, है ना। रीजन क्या है इस कट ऑफ का? तो पेपर लेंदी रहा। लेंदी इस पर्सपेक्टिव में कि आपने अगर पेपर दिया है तो आपको पता चला होगा कि सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सिंगल स्टेटमेंट वाला हो। 1 लाइनर क्वेश्चन 0 थे। कितने? 0। और जो इजी क्वेश्चन थे उनको मल्टीपल ऑप्शंस डाल डाल के डिफिकल्ट बनाया गया। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? सिंपल सी बात है, IMF जारी करता है, लेकिन उसमें 2 इंस्टीट्यूशंस और जोड़ दिए गए कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। अब अगर आपको एलिमिनेट भी करना बहुत क्लियर है, तब भी आपको 1 सेकंड तो रुकना पड़ेगा उन ऑप्शंस पे जो एक्स्ट्रा जोड़े गए थे। तो पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी ही नहीं था, पेपर कंफ्यूजिंग भी था। तो बहुत से स्टेटमेंट अननेसेसरीली कंफ्यूज करने के लिए डेलिबरेटली डाले गए थे, और डिफिकल्ट भी था। किसकी तुलना में? 2024 की तुलना में। 2024 से जब कंपेयर करोगे तो पेपर न सिर्फ लेंदी है बल्कि कंफ्यूजिंग भी है और डिफिकल्ट भी है। यही वजह है कि कट ऑफ 2024 की तुलना में कम से कम 5 क्वेश्चन गिरेगी। 5 क्वेश्चन गिरेगी कम से कम, है। चलो आगे देखते हैं। अब मेंस की तैयारी आपको करनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो 2 रास्ते होते हैं मेंस की तैयारी करने के। 2 रास्ते हैं, या तो आप सेल्फ करेंगे या आप मतलब हेल्प लेंगे किसी की, इंस्टीट्यूट की, टेस्ट सीरीज की हेल्प लेंगे। मेरा पर्सनल सजेशन है, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज खरीदिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सेल्फ मेंस की तैयारी कभी ना करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अरेंज करो, घर वालों को कन्विंस करो, कुछ जो असेट्स है आपके पास उसको निकाल के पैसा जुटाओ। कम से कम उतना जुटाओ कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज खरीद सको। क्योंकि आप आज 2, 4, 5, 10 हजार बचा लोगे। 10 हजार से ज्यादा कोई कॉस्टली में मुझे नहीं लगता कि यूपीपीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज कोई ही 10 हजार से ऊपर की होगी। 10 हजार आप बचा के
या 5,000 बचा के। एक बात और मैं आगे आऊंगा कि आपको 2,000 वाली, 3,000 वाली, 4,000 वाली क्यों नहीं खरीदनी चाहिए टेस्ट सीरीज, इस पे भी आऊंगा बाद में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप 10,000 अरेंज कर लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप आज 2, 4, 5,000 बचा के मेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे, फिर आपको पूरी साल देनी पड़ेगी, और इस साल भर में आपके कितने हजार लगेंगे ये आप खुद जोड़ लेना। रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, घर वालों की टेंशन, पड़ोसियों की टेंशन, जो आपके पीयर ग्रुप है उसकी टेंशन, जो और भी बाउंडेशंस और लिमिटेशंस और भी रिलेशंस जो होते हैं उनकी टेंशन, सबका बर्डन कितना ज्यादा होगा इस 10,000 की कंपैरिजन में। आप इसे एक बार कंपेयर करना। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सेल्फ मत करना? सेल्फ इसलिए नहीं करना क्योंकि भाई ये मेंस है, भाइयों और बहनों ये है मेंस। मेंस मतलब यहां आपको 10 से 15,000 लोग कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, इनमें से 2 से 3,000 लोग ही फाइनल लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब इन 8 से 12,000 लोगों को आपको रिजेक्ट करना है, तो आपकी कॉपी बेटर होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। आंसर लिख देना भर आपको मार्क्स नहीं दिला सकता, लिख देना भर सफिशिएंट नहीं है, आपको बेटर भी लिखना है। और बेटर 1-2 से नहीं लिखना, आपको हर 5 लोगों को डिफीट करना है। 3,000 से 15,000 तक के लोग मेंस लिखेंगे, 15 में से 3 लोग सेलेक्ट होंगे, तो आपको हर 5 लोगों से कॉम्पीट करना है। आपकी कॉपी पिछली 4-5 कॉपी से बेहतर होनी चाहिए, तब आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। समझ रहे हो? और ये बेटरमेंट, ये जो बेटरमेंट है, ये आप सेल्फ कभी डिसाइड नहीं कर सकते। आप सेल्फ कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने जो लिखा वो कितना सही था, कितना प्रोडक्टिव था। आंसर लिख देना पर काफी नहीं है, आंसर की प्रोडक्टिविटी डिसाइड करती है। आंसर की प्रोडक्टिविटी डिसाइड करती है कि वो आंसर कितना सही था। प्रोडक्टिविटी मतलब मार्क्स आपको कितने मिलेंगे उस आंसर को लिखने पर। 50% हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं जब आपका आंसर परफेक्ट हो। अब परफेक्ट क्या है ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लिख के ले लो, 1 साल नहीं 4 साल बाद मिल लेना। आप ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका आंसर परफेक्ट है या नहीं है। आपके आंसर में क्या कमियां हैं आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए होते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स होते हैं, इस काम को उसी को करने दो, आप मत बनो प्रोफेशनल। आप स्टूडेंट ही रहो। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, वो इंट्रोडक्शन कितना एक्यूरेट है, उसकी डिमांड को मीट करता हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन से अलाइंड है कि नहीं, क्वेश्चन को रियली इंट्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, आपके आंसर को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपने जो आंसर लिखा उसमें कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए थी, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मान लो आपने हेडिंग डिसाइड कर ली, तो आपको बताना चाहिए था हेडिंग को अंडरलाइन करना था कि नहीं था, आउटलाइन करना था कि नहीं था। ये आप कैसे पता करेंगे? आपने मान लो ये भी पता कर लिया कि आपको अंडरलाइन हेडिंग करनी है, तो आप ये पता कैसे करेंगे कि किस हेडिंग के अंदर कितना वेटेज रखना है? प्रोपोर्शनैलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? आपने मान लो प्रोपोर्शनैलिटी भी डिसाइड कर ली, आपने जो आर्गुमेंट लिखे हर हेडिंग के नीचे, आर्गुमेंट में फैक्ट जो आपने लिखा वो सही है, एक्यूरेट है, फैक्ट चाहिए था कि नहीं चाहिए था, वो फैक्ट एक्यूरेट था कि नहीं था, एडिक्वेट था कि नहीं था, ये कैसे डिसाइड करेंगे? 1-2 चीज नहीं है जो आप डिसाइड कर लें। आंसर के कई कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को आप कभी डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। आप जो लिखेंगे आपको सही लगेगा। यही वजह होती है कि ज्यादा पढ़ने वाले लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बाहरी प्रोफेशनल्स पर भरोसा खो देते हैं और अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण ईयर्स, इंपॉर्टेंट ईयर्स को कई तैयारी में गवा देते हैं। ये इस शहर की कहानी नहीं है या उस शहर की कहानी नहीं है। मैं उस शहर से आया हूं और इस शहर में काम कर रहा हूं। वहां भी मैंने 35-40 साल के लोगों को तैयारी करते देखा था, यहां भी 42 साल के लोग मेरे पास आते हैं मेंटरशिप लेने।
35 साल, 36 साल, 38 साल, 40 साल, दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद है, यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का मेंस। पिछले साल मेरे पास ऐसे सैकड़ों केस हैं जिसमें लोगों की दाढ़ी सफेद थी और फिर भी कह रहे थे सर इस बार मेंस निकलवा दीजिए। मैंने पूरी कोशिश करी है पिछले साल, जो लोगों ने मेरे साथ मेंस लिखे हैं मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके मेरी मेंटरशिप में, मैं गारंटी तो नहीं कर सकता, मुझे पूरी होप है कि अगर मेंस का रिजल्ट आता तो शायद आज मैं उसके साथ ही प्रोड्यूस होता। अभी मेरे पास जो रिजल्ट है मैं उसके साथ आया हूं, मैं आपको बताऊंगा, अभी एविडेंस के साथ बताऊंगा कि मैं जो करता हूं वो कितना प्रोडक्टिव होता है। लेकिन तैयारी में बहुत समय ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वाले जो किताबी महायोद्धा होते हैं, मैं कीड़े नहीं बोलता उनको, महायोद्धा बोलते हैं, लाइब्रेरी में जाके 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहा है आदमी, पढ़ सकता है भाई, आप चीजों को रट सकते हो, इंफॉर्मेशन का पूल आपके पास हो सकता है, लेकिन आपने जो लिखा वो कितना प्रोडक्टिव है ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं करना है। ये काम कौन करेगा आपके लिए? इसे प्रोफेशनल्स को करने दीजिए। प्रोफेशनल्स लोकल मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, क्वालिटी के प्रोफेशनल्स लोकल मार्केट में नहीं है। प्रयागराज जैसे सेंटर्स, लखनऊ, दिल्ली के बाहर आ जाओ, आपको इवेल्युएशन के प्रोफेशनल्स बहुत रेयर मिलेंगे। और यहां के लोग जो लोकल लोग हैं, लोकल क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसा नहीं उन्होंने 8 2 4 6 मेंस लिख रखे हैं, प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखना ही तो है, तो मेंस क्वालिफाई करना मैटर कर रहा है ना, लेकिन क्वालिफाई वो खुद नहीं कर पाते। 8 लिखे मेंस लोग हैं मेरे पास, इंटरव्यू दे रखे लोग सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्टिविटी, आंसर कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाता है उनकी जानकारी नहीं है, और इस जानकारी के अभाव में लोग सालों साल खपाते रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करनी है तो भाई नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज क्यों ना ज्वाइन की जाए? मैंने आपको बताया है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही है। अब मैं आ रहा हूं इस बात पर कि नेक्स्ट आईएएस की ही टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए आप। तो सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात यह है क्वालिटी इवेल्युएशन। तो दिल्ली के बाहर क्वालिटी इवेल्युएशन आपको टेस्ट सीरीज तो हर एक कोचिंग दे रही है, लेकिन क्या क्वालिटी इवेल्युएशन हर एक कोचिंग दे रही है? तो आप खुद जाकर चेक कर लो कमेंट बॉक्स में जाके, वहां तो कमेंट देते हैं ना हर एक इंस्टीट्यूट। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा सिवाय अपनी कोचिंग के। किसी भी कोचिंग में जाके चले जाओ और पिछले साल की कॉपी, चेक्ड कॉपी का इवेल्युएशन देख लो, गुड वैलिड गुड वैलिड गुड वैलिड, ये कमेंट है। ये कमेंट नहीं होते भाई, ये इवेल्युएशन नहीं कहते इसको। इवेल्युएशन का मतलब होता है आपके क्वेश्चन के हर एक पार्ट पर कमेंट देना, हर एक पार्ट पर कमेंट देना। आपका इंट्रोडक्शन कैसा है इस पर कमेंट होगा, आपकी बॉडी, आपके आंसर की जो है उसमें हेडिंग्स एप्रोप्रिएट है कि नहीं है इस पर कमेंट होगा, हेडिंग्स आउटलाइन है कि नहीं है इस पर कमेंट होगा, हेडिंग के बीच प्रोपोर्शनैलिटी है कि नहीं है इस पर कमेंट होगा। अब आपने जो आर्गुमेंट लिखा उस आर्गुमेंट की ऑथेंटिसिटी पर कमेंट होगा, आर्गुमेंट को आपने सबस्टेंशिएट किया है कि नहीं किया इस पर कमेंट होगा। अब उन हेडिंग्स के बीच प्रोपोर्शनैलिटी आर्गुमेंट कमेंट हो गए ना, फिर आपके कंक्लूजन पे कमेंट होगा। हर एक चीज कमेंट मांगती है, और कमेंट मैन्युफैक्चर नहीं होते कि हमने एक आंसर सी इवेल्युएटर को पकड़ा दी कि भाई देख के चेक कर दे। इंफॉर्मेशन लिख देना कॉपी में लंबी लंबी लाइन में कि ये जोड़ दो ये जोड़ दो ये जोड़ दो ये हटा दी, अरे भाई ये कमेंटिंग नहीं होती, ये इवेल्युएशन नहीं है। आप बच्चे को बताओ कि बच्चा जो लिख रहा है, स्टूडेंट जो लिख रहा है वो कितना प्रोडक्टिव है और उसमें कितनी कमियां हैं, उसे कैसे इंप्रूव किया जाए। उसने इंट्रोडक्शन लिख दिया है, इंट्रोडक्शन लेंदी है, छोटा है, बड़ा है, आउट ऑफ बॉक्स है, क्वेश्चन से अलाइंड नहीं है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये बताओ ना उसे। फिर वो आपसे पूछने आएगा कि कुछ इंट्रोडक्शन कैसे सही किया जाए। आपने हेडिंग बतानी है कि हेडिंग एक्यूरेट है कि नहीं, एप्रोप्रिएट हेडिंग है कि नहीं, क्वेश्चन की लाइन से मतलब क्वेश्चन की डिमांड से अलाइंड है कि नहीं, फिर उन हेडिंग्स के बीच में जो कंटेंट आपने लिखा उनके बीच प्रोपोर्शनलिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं एक पार्ट को अननेसेसरी आपने लंबा खींच दिया, दूसरे पार्ट को कंप्रोमाइज करके, समझ रहे हो आप, है ना। डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं एनालाइज, डिस्कस, कमेंट, इवेल्युएट, क्रिटिकली इवेल्युएट, असेस, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन,
इन सब का मतलब होता है पीसीएस अब यूपीएससी के लेवल पे जा चुका है। 24 का पेपर आपके सामने है, ये किसी से छुपा नहीं है कि पीसीएस अब यूपीएससी के लेवल के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो डायरेक्टिव वर्ड्स को क्या एड्रेस कर पाते हो आप? वहां पूछा है इवेल्युएट, तो आपने केवल पॉजिटिव डायमेंशन लिखी है क्या? क्या चैलेंजेस लिखे थे? चैलेंजेस अगर लिखे थे तो कितने लिखे थे? फिर क्या वे फॉरवर्ड लिख पाए आप? ये सब बातें आती हैं कमेंट में। तो आपके इवेल्युएटर्स, आप जिस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो आपको खासकर मिल जाएंगी 2 से 5 हजार के बीच में, ये आपको बरगला सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि यहां कॉपी 100 रुपए की एक कॉपी चेक हो रही है, 50 रुपए की कॉपी चेक करवा रहे हैं, 150 रुपए में कॉपी चेक करवा रहे हैं। भाई एक आंसर चेक नहीं होता 25 रुपए में, तो आप 150 रुपए में 20 कॉपी चेक करवा, 20 क्वेश्चन की कॉपी चेक करवा दोगे। जिस आदमी को बुला रहे उससे मेहनत करवाओगे ना, जब आदमी कोई मेहनत करेगा तो रेम्यूनरेशन मांगेगा ना। आप दे ही नहीं रहे उसे 150 रुपए, तो जब आदमी को दोगे ही आप 150-200 रुपए, तो वो काम क्वालिटी का कैसे करेगा, इरिस्पेक्टिव को कितना हाई क्वालिफाइड है। तो ये लोग टेस्ट सीरीज पर खर्चा नहीं करते, एडवर्टीजमेंट लगा देंगे, होर्डिंग लगा देंगे, टीवी खरीद लेंगे, टीवी में चैनल चला देंगे, वो नहीं है। हमारे यहाँ ये काम आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ आपको मिलेगा क्वालिटी इवैल्यूएशन, और अल्टीमेटली ऑनलाइन और प्रयागराज में ऑफलाइन मोड के जितने भी इवैल्यूएशन होंगे, ऑनलाइन मोड में आप कहीं से भी लिखो, बिहार से लिखो, पटना से लिखो, एमपी से लिखो, तेलंगाना से लिखो, तमिलनाडु से लिखो, जम्मू कश्मीर से लिखो, लद्दाख से लिखो, अरुणाचल प्रदेश से लिखो, राजस्थान गुजरात से लिखो, कहीं से भी लिखो, पाकिस्तान से जाके लिख दो। अरे कोई गया घूमने, नेपाल गया घूमने, वहां से भी लिख के भेज सकते हो आप। ऑनलाइन जितना भी वैल्यूएशन होगा, नेक्स्ट आईएएस का अगर स्टूडेंट आप हो और ऑनलाइन मोड में आप आंसर अपना चेक करने के लिए भेजते हो, तो वो मेरी अंडर गाइडेंस चेक होगा, मतलब मैं आपकी कॉपी को रिव्यू करूंगा। तो आपके इवैल्यूएशन को, क्वालिटी का इवैल्यूएशन देने की गारंटी नेक्स्ट आईएएस लेता है। और ये एक खुला ओपन चैलेंज है कि नेक्स्ट आईएएस जैसा क्वालिटी इवैल्यूएशन लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यानी प्रयागराज सेंटर में, ठीक है। फिर टाइमली इवैल्यूएशन, पिछली बार कई कोचिंग्स में के लोग आए थे मेरे पास, हाँ, वहां के बैड एक्सपीरियंसेस लेकर, तो बोला सर कॉपी चेक ही नहीं होती, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीने भर हो गए। हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, 1-2 केस में, रेयर केस, हम एक्सेप्शंस को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा हो जाता है, कभी कोई कॉपी गुम हो गई, कोई कॉपी खो गई, उस केस में हमारे पास भी 1-2 केस ऐसा हो सकता है कि भाई कॉपी टाइम से ना मिल पाई हो किसी बच्चे को, कंसर्न्स रहते हैं। बट ओवरऑल हम इंश्योर करते हैं कि ज्यादातर कैंडिडेट का, 95% प्लस कैंडिडेट्स का टाइमली इवैल्यूएशन मिल जाए। और आपकी अगला एक कंसर्न ये भी आता है कि भाई सर पहले 1-2 टेस्ट तो अच्छे चेक करते हैं लोग शुरुआत में, जब बच्चा एनरोल होता है, उसके बाद के टेस्ट को ये चेक ही नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर कोचिंग में ये इश्यू है कि वो कुछ कॉपी, अर्ली कॉपीज को बस चेक करेंगे, लेकिन बाद की कॉपी चेक नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहां आपकी एवरी सिंगल कॉपी और सिंगल आंसर, मैं यहां तक इंश्योर करता हूं कि बाद में भी लोग मेंस मतलब नहीं लिख पाए उस समय टेस्ट सीरीज में, बाद में भी मेंस होने के बाद भी कुछ लोगों के मैंने आंसर खुद पर्सनली चेक किए थे, क्योंकि उन्होंने हाई अपना पेमेंट किया था और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि आप वो पर्टिकुलर एग्जाम में भेजी थी, किसी और एग्जाम में, आर में, तो उन्होंने बोला कि सर हम मेंस के बाद लिख पाएंगे, तो उन्होंने मेंस के बाद लिखा और पर्सनल बेसिस में मैंने उनकी कॉपी चेक करके दी, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज की क्वालिटी है वो है 1-to-1 मेंटरशिप विद क्वालिफाइड मेंटर्स। मेरे जैसे आपको क्वालिफाइड मेंटर्स मिलेंगे, जहां आप 1-to-1 आप अपने हर एक आंसर पर डिस्कस कर पाएंगे, सर इस आंसर को कैसे इंप्रूव किया जाए, इवैल्यूएशन में मुझे ये कमेंट्स आए हैं, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप का फायदा यहां मिलेगा। कुछ वैल्यू एडिड मटेरियल जैसे बजट का जिस्ट आपको मिलेगा, यूनियन बजट और यूपी बजट का, है ना। पूरा करंट अफेयर का वैल्यू एडिड मटेरियल हम नहीं दे पाएंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेगा आपको प्रिंट फॉर्मेट में हम कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करते हैं, तो केवल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा वैल्यू एडिड मटेरियल। वैल्यू एडिड मटेरियल में क्या होगा, करंट अफेयर नहीं होगा, एक होगा क्विक फैक्ट्स, मतलब आपको मेंस लिखते समय अगर आपको रियलाइज किया हो आपने कि आपने हर एक बात को सबस्टेंशिएट करने के लिए, आप जब भी आर्गुमेंट देंगे तो उसको सबस्टेंशिएट करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फैक्ट्स।
तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट की, सोशल जस्टिस की, जुडिशरी की, पार्लियामेंट की, लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, पुलिस सिस्टम की, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, ट्रेड की, है ना, जीडीपी परफॉर्मेंस की, इन सब का क्या चाहिए आपको? फैक्ट चाहिए। तो आपको अपडेटेड फैक्ट का एक वॉल्यूम, एक छोटी सी बुकलेट पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। तो आपको 2 बजट मिलेंगे, यूपी का बजट मिलेगा जिस्ट में, यूनियन बजट मिलेगा जिस्ट में, और क्या मिलेगा? वैल्यूएटेड मटेरियल के नाम पे एक फैक्ट सीट मिलेगी, फैक्ट सीट मिलेगी, ठीक है। और हर एक पेपर के लिए मॉडल आंसर मिलेगा आपको, मॉडल आंसर क्वालिफाइड मिलेंगे आपको। मॉडल आंसर हमारे मार्केट में अवेलेबल भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं मॉडल आंसर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं। नेक्स्ट आईएएस एग्जांपल फॉर दैट। क्लास डिस्कशन मिलेगा, हर एक टेस्ट के बाद उस टेस्ट को क्लास में डिस्कस किया जाएगा। हो सकता है मैं डिस्कस करूं, या हो सकता है और मेंटर्स दिल्ली से या प्रयागराज से सेंड आपको इसके क्लास डिस्कशन करेंगे हर एक टेस्ट का। फिर आपको कभी कभी बच्चों को ये डाउट रहता है, सर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ही इसी टेस्ट सीरीज में कौन सबसे अच्छा आंसर लिख रहा है, इस पर्टिकुलर आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को सबसे बेस्ट तरीके से किसने लिखा है। तो हम वो बेस्ट कॉपीज, हर एक टेस्ट की बेस्ट कॉपी जो अवेलेबल होती है वो हम आपको अवेल कराते हैं, ताकि आप अपने साथियों से, दोस्तों से साथ साथ सीख सकें जो आपके साथ हैं, ताकि वो उसी टाइम लिमिट में वो काम कर रहे हैं तो आप उसे क्यों नहीं कर सकते। ये आपके लिए मोटिवेशन का फैक्ट होता है और आपके काम आता है। इसलिए हम आप ही की टेस्ट सीरीज में जो एनरोल्ड होंगे, आपके साथी लोग जो उसी टेस्ट को लिख रहे हैं उसी दौर में जिसमें आप लिख रहे हैं, वहां से आपको मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो ये कि भाई हमारी टेस्ट सीरीज से हर एक पेपर में जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसे हो 1 to 6 और ऐसे सब में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और 1-2 नहीं आते। यहां 2024 का प्रूफ है मेरे पास, जिस प्रूफ की मैं बात कर रहा था कि हमारी टेस्ट सीरीज प्रोडक्टिव होती है, उस प्रोडक्टिविटी का प्रूफ ये है। मैं आपको हर एक पेपर में बताऊंगा कि हमारी 2024 की जो हमने एमटीएस चला रखी थी मेंस की टेस्ट सीरीज, उसमें से 2024 का यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें से किसमें कितने क्वेश्चन आए थे। तो यूपीपीसीएस ने 9 टॉपिक पूछता है वो ऐसे में, उसमें से 6 टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर या सेम थे। मैं 1-2 एग्जाम्पल भी दूंगा उसके लिए। जीएस 1 में 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 9 क्वेश्चन सिमिलर ऑन द सेम टॉपिक हमारे टेस्ट सीरीज से थे। जीएस 2 में 20 क्वेश्चन होते हैं हमारी टेस्ट सीरीज में, ऐसे उसमें से 9 अगर हमारी टेस्ट सीरीज ने लगा रखी तो 9 क्वेश्चन उसे मिल जाते डायरेक्ट। जीएस 3 में 20 में से 13 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से थे। जीएस 4 में 20 में से 16 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से डिट्टो थे। जीएस 5 में 20 में से 9 क्वेश्चन और जीएस 6 में 20 में से 13 क्वेश्चन नेक्स्ट आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज 2024 में थे। अगर जिनको भरोसा नहीं है, कुछ लाइव एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, कुछ पीवाईक्यू जाके आप 2024 का पेपर डाउनलोड कर लो और नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, वहां से जाके देख लो और मैच कर लो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा और ये दिखाऊंगा। देखो यूपीपीसीएस मेंस 2024 ऐसे सेक्शन और सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 था कृषि में तकनीकी नवाचार एवं सतत विकास, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है और हमने 2024 की जो यूपीएमटीएस चला रखी थी उसका FLT1 ऐसे का था। सेक्शन बी था, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इनोवेशंस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर फूड सिक्योरिटी। क्या इस ऐसे को लिखने के बाद आपको इतनी हिंट नहीं मिलेगी कि आप इस क्वेश्चन को लिख सकें? क्या बताओ। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि डिट्टो हमने कोई नकल आई हो, हमारा कोई आदमी हो, वहां से हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं। नहीं भाई, हम वो फ्रॉडपंती नहीं करते। हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, हमें जो थीम इंपॉर्टेंट लगती है उन थीम्स को कवर करते हैं और आयोग में कोइंसिडेंटली वो थीम मैच खाती है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमने क्या पूछा है? इनोवेशन इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। अच्छा, ऐसा है कि केवल एक ही क्वेश्चन मैच कर गया, गलती नहीं है। मैंने 6 थीम मैच कराई थी 9 में से। दूसरी देखो, सेक्शन बी का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। यह क्वेश्चन आयोग ने पूछा है 2024 में और हम उससे कई महीने पहले
क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज की ड्यूरेशन क्या थी, जैन से जून, जैन से जून, जून में ही तो पेपर था मेंस का, है ना, जून के एंड में था, और हमने जनवरी में ही पूछ लिया था ये पेपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिक विचार, एथिकल कंसिडरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आप इस ऐसे को लिखने के बाद इस ऐसे को नहीं लिख पाओगे? बताइए, क्या ये इतना काफी नहीं है आपको क्वेश्चन दे देना कि आप ये चाह रहे हो कि राजकुमार यही लाके दे एग्जैक्टली? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आयोग में मेरे आदमी तो है नहीं वहां सुबह मैं तुम्हें क्वेश्चन आउट कर दूं, कर भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या हम थीम मैच कर पा रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने सवाल पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उसने सवाल पूछा है। तो हमारी टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस तरह के डिट्टो सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को अपनी मेंस के फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे। ये हुई ऐसे की बात। मैंने दो इसलिए लिए कि 6 हर एक बार डिस्कस करूंगा तो लेंथी हो जाएगा डिस्कशन, उस डिस्कशन को थोड़ा कट शॉर्ट करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। ठीक है, ये GS1 का देखो आप, यूपीपीसीएस मेंस 2024 का GS1 का पेपर है ना। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। और हम क्या पूछ चुके थे जनवरी से जून के बीच में 2024 में, 25 में, सॉरी 2000 MTS 24 की थी, लेकिन हुई कब थी? 2025 में हुई थी ना, क्योंकि ये मेंस 2025 में हुआ है, जून 2025 में, और हम जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक हम काम कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ा रहे हैं आपको, टेस्ट सीरीज में टेस्ट लिखवा रहे हैं। तो 2025 की ही बात है ना, लेकिन टेस्ट सीरीज का नाम तो 2024 ही माना जाएगा, क्योंकि 2024 के नाम से ही वो आया था मेंस। क्वेश्चन देखो, भारतीय पारंपरिक मूल्यों एवं रीति रिवाज के संरक्षण और परिवर्तन पर वैश्वीकरण के द्वैध प्रभावों की चर्चा कीजिए। इससे ज्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन कोई गैस नहीं कर सकता, कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं तैयारी करवा सकता। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट डिस्कस करना है क्वेश्चन में फाइनल में, और हमने पूछा है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन वैल्यूज एंड कस्टम्स। ये भी तो सोसाइटी का हिस्सा है। इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाएंगे तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर लिख पाना बहुत मुश्किल रह जाएगा? इससे तो ये लाख गुना आसान ही क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस ने। हमने तो और डिफिकल्ट, टॉपिक भी सेम है, क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, तो आप क्या इस क्वेश्चन को आराम से आप टैकल कर सको। जब आपको इस क्वेश्चन को टैकल करने में दिक्कत होगी कुछ, तो आप मेरे पास आओगे कि भाई राजकुमार सर ये बताओ कि इसका कैसे आंसर लिखना है। तो मैं अगर इसका आंसर टैकल करना बता दूंगा आपको, तो क्या ही फिर ये पॉसिबल है कि आप इस आंसर को आराम से टैकल ना कर पाओ? तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, है ना। एक और है GS1 का ही, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखनी है। किस पर? भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर। राइट एंड नोट्स ऑन सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। ये क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज में तैयार करवा दिया था बच्चों को। क्या क्वेश्चन पूछा था हमने? डेपिक्ट इंडियाज सीस्मिक जोन ऑन मैप। इससे ज्यादा सिंपल क्या क्वेश्चन होगा? सिमिलर क्वेश्चन कैसे दे सकता है कोई? इससे ज्यादा डिट्टो क्वेश्चन नहीं आ सकता। इवेलुएट द रोल ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। एडिशनल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इसका पार्ट है और ये एडिशनल है। तो आपको तैयारी उतनी ज्यादा करवा देते हैं हम कि आपको फाइनल पेपर में जो क्वेश्चन आए बहुत इजी लगे। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को तैयार कर लेगा तो क्या उसके लिए इस क्वेश्चन को टैकल करना बहुत मुश्किल रह जाएगा? चुटकियों का खेल रह जाएगा। GS2, GS1 तक ही हमारे 1 और ऐसे तक सीमित नहीं है हमारे एविडेंसेस। हम GS1 to 6 जाएंगे, है ना। GS2 में देखो, ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पूछी है, और हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा था अपनी टेस्ट सीरीज में। स्वयं सहायता समूहों ने भारत में वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण में कैसे योगदान दिया है, उनकी प्रभावशीलता को और बढ़ाने के उपाय भी पूछे थे हमने, है ना। ग्रामीण विकास की बात कर रहा है ना वो, स्पेशली हमने वित्तीय समावेशन भी पूछ लिया है, महिला सशक्तिकरण भी पूछ लिया है, और इसमें ग्रामीण विकास शामिल नहीं है क्या? दोनों इसी में नहीं थे। अगर आप
हाउ हैव द सेल्फ हेल्प ग्रुप कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वुमेन एम्पावरमेंट? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे या हमारी टेस्ट सीरीज का हिस्सा होने पर सीख जाएंगे, तो क्या फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आएगी? नहीं। टू द पॉइंट, सिंपल, डायरेक्ट, सीधा क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके, मुश्किल करके पूछा है, आपके स्किल को बढ़ाया है। आप बढ़े हुए एनर्जी स्किल के साथ जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। यही तैयारी कराने वाले का मोटिव होता है कि अपने कैंडिडेट को, अपने एस्पिरेंट को, अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्य को इतना मजबूत बनाओ कि आने वाले एग्जाम में, कंपटीशन में उसको जो डिफिकल्टीज आए उसे आसान लगे, है ना? यही असली गुरु का काम होता है, असली टेस्ट सीरीज का मोटिव होना चाहिए। अगला GS3, भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है। ये PCS 2024 का मेंस का क्वेश्चन है, GS3 का। इस परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से समयोपक तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की विवेचना करनी है। हमने क्या पूछा था? भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने के लिए कार्यबल को कौशल युक्त बनाना आवश्यक है। इस कथन की व्याख्या करनी है और कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को उजागर करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर हमारे टेस्ट सीरीज का हिस्सा होने पर सीख लेंगे तो क्या इस आंसर को टैकल करना आपके लिए किसी भी तरह से मुश्किल रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। वहां सिंपल सा पूछा है कि भाई बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जो उपाय अपनाए गए उपाय हैं उनकी विवेचना करनी है, हमने उजागर करना पूछा है ना? उसने बेरोजगारी की समस्या पूछी है और हमने कौशल युक्त बनाने के लिए पूछा है। क्या कुछ अंतर है? शब्दों के हेर फेर के अलावा कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है? और फिर दूसरी बात कि आप इतना अच्छा क्वेश्चन टैकल करने के बाद इतने सिंपल क्वेश्चन को टैकल करने में कोई दिक्कत पाओगे? गारंटी है कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने पर सीख लेते हैं तो, है ना? GS3 ही स्वामी विवेकानंद का जीवन और दर्शन नैतिक वैचारिक रूप से GS4 होना चाहिए। ये GS4 का है, मॉडल बन सकता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन और दर्शन नैतिक एवं चारित्रिक रूप से सुदृढ़ जीवन के लिए कैसे मॉडल बन सकता है? स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात है। हमने सिंपल सीधा क्वेश्चन अपनी MTS में पूछा था, यही स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता की चर्चा करनी थी और सिविल सेवकों में धार्मिकता और उत्तरदायित्व को कैसे बढ़ावा देता है। अब बताओ, स्वामी विवेकानंद का दर्शन और नैतिक जो जीवन है वो क्या नैतिकता किस तरह प्रमोट करेगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो। क्या हमने यही क्वेश्चन नहीं पूछा है ना? स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन जो होगा वही सिविल सर्वेंट में काम आएगा, वही कॉमन पॉपुलेशन में काम आएगा, अलग तो है नहीं। स्वामी विवेकानंद का जीवन तो जीवन है, उन्होंने किस तरह की नैतिकता को प्रमोट किया, यही सिविल सर्वेंट के लिए काम आएगा, यही पॉलिटिकल लीडर्स के लिए काम आएगा, यही कॉमन मैन के लिए काम आएगा। और हमने वही पूछा भी है, हमने टू द पॉइंट भी पूछा है कि सिविल सेवकों में कैसे बढ़ावा देगा। वो जनरल है, वो क्वेश्चन जनरल पूछ रहा है, हमने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। जब आप स्पेसिफिक डिमांड को पूरा करना सीख सकते हो तो उसे जनरलाइज करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। GS5 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप सेक्शन ए में, GS5 में। तो उसने क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। स्वास्थ्य ढांचे पर सवाल है ना? प्रयासों की व्याख्या करनी है आलोचनात्मक, क्या प्रयास हुए और उनमें क्या चैलेंजेस और क्या सजेशन है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। स्वास्थ्य ढांचे से संबंधित प्रयास, उनमें मतलब क्या प्रयास हैं, पहले तो गिनाने हैं, प्रयास गिनाओगे आप, क्या प्रयास हैं ये गिनाओगे भाई, ये प्रयास सरकार ने किए हैं। फिर आप उनसे रिलेटेड चैलेंजेस बताओगे कि भाई अभी भी ये चैलेंजेस हैं। फिर आप बताओगे कि वे फॉरवर्ड कि ये रास्ता है। ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब हमने क्वेश्चन कैसा पूछा था,
उत्तर प्रदेश में प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा करनी है और दूर करने में सरकारी पहलों की प्रभावशीलता। प्रयास आपको लिखने पड़ेंगे, प्रभावशीलता की मूल्यांकन करना है। तो आपको एडिशनली ही मिला है पहले चुनौतियां, ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं उसने, हमने एडिशनल पूछा है। पहले हमने पूछा कि भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य से रिलेटेड चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ये बताओ, फिर उनके प्रयास बताओ, फिर उनकी प्रभावशीलता बताओ, हाँ में और ना में, फिर वे फॉरवर्ड बताओ। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है हमने भाई, ये भी तैयार करवाया था आपको एडिशनल। तो हमारा हर एक टेस्ट आपको एक्स्ट्रा रेडी करता है क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन की डिमांड मीट करना यहां से सीख जाते हैं। एडिशनल आपको सिखाया था, तो आपको यह क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। अब जब आप इस क्वेश्चन का आंसर सीख लोगे हमारी गाइडेंस में, टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने के बाद, फिर यह आंसर आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आपने ये आंसर नहीं लिखा है और डायरेक्ट ही लगेगा तो फिर भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो आपको मेंस का पेपर आसान लगे, इसके लिए एकमात्र रास्ता है कौन सा? नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज। और दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सस्ते के चक्कर में मत जाना, सस्ते के चक्कर में मत जाना। वहां पैसा बचा लोगे 1-2 हजार, उससे क्या होगा? साल भर का खर्चा 1-2 हजार से बहुत ज्यादा होता है, उसको ध्यान रखना है। पेपर 6 में देखो आप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या नीतियां हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट। क्या नीतियां हैं बस पूछा है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। साइंस एंड टेक में हमने क्या क्वेश्चन पूछा है उसी साल तैयारी के लिए, इस पेपर की तैयारी के लिए ही थी ना टेस्ट सीरीज। तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख नीतियों और पहलों का मूल्यांकन करना है। इवेलुएट, मूल्यांकन करना है। असेस मतलब पॉजिटिव भी बताना है। क्या बताना है आपको? मूल्यांकन जब करते हैं तो क्या बताएंगे? पहले तो वो एनालिस्ट करेंगे ना कि भाई ये चीजें चल रही हैं, ये योजना है, ये योजना है, ये पहले उनको एनालिस्ट करोगे आप। किसी चीज का मूल्यांकन करना है, मतलब तुम्हारे आंसर का ही मूल्यांकन करना है, तो पहले तो वो सही गलत खराब अच्छा बुरा जैसा भी है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो ये जो काम चल रहा है, फिर बतानी है उसके पॉजिटिव्स और उसके नेगेटिव्स। मूल्यांकन का ये मतलब होता है। मूल्यांकन में तीनों चीजें हमेशा होती हैं। मान लो इस पेन का मूल्यांकन आपको करना है, तो सबसे पहले तो ये पेन ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, ये पेन है। अब बताओगे इसके फायदे और इसके नुकसान, लिमिटेशंस, चैलेंजेस जो भी है ना, फायदे नुकसान। तो फायदा बताओगे तो 3 चीजें हो गई ना, एक तो खुद चीज, नीति, पॉलिसी, इनिशिएटिव जो वो भी है, वही मेंशन करनी पड़ेगी कि सरकार ने ये पॉलिसी, इनिशिएटिव और लीगल मतलब स्कीम चला रखी है साइंस एंड टेक के लिए। फिर आप बताओगे उसके ये फायदे, ये फायदे। फिर आप बताओगे उनसे एसोसिएटेड ये लिमिटेशंस या चैलेंजेस है। फिर आप बताओगे, फिर क्या बताओगे? वे फॉरवर्ड। ये मूल्यांकन का की टर्म है। ये जो डायरेक्टिव वर्ड है मूल्यांकन, इसका बाइफरकेशन है, इसका समझ है कि इसको कैसे क्या किया जाए, डिकोड किया जाए। तो मूल्यांकन का डिकोड आपको किसी ने बताया है? नहीं बताया, जान लो। पहले जिस चीज का मूल्यांकन आपसे करवाया जाएगा, पहले वो चीज प्रोड्यूस करो। नीति है, स्कीम्स है ना, कानून है, कोई भी चीज होगी, वो प्रोड्यूस होने के बाद उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, फिर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब उसकी लिमिटेशंस, उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस जो भी है, फिर आपको देना पड़ेगा वे फॉरवर्ड। तो मूल्यांकन जब भी आप लगाएंगे तो क्या 4 चीज लिखनी पड़ेंगी। वो चीज, वो आइटम जो आपसे पूछा गया है, पॉलिसी हो सकता है, एक्ट हो सकता है, स्कीम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आइटम पहला। दूसरा उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसके क्या फायदे रहे। तीसरा उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस और लिमिटेशंस हैं, और चौथा वे फॉरवर्ड। तो जब भी मूल्यांकन वर्ड आएगा तो ये लिख के मत चले आना, समझ रहे हो आप? तो ये आइटम लिख के मत चले जाना कि भाई नीतियों का मूल्यांकन कीजिए, नीतियों की लिस्ट बना के लिख के चले आए हमारे, वो आंसर नहीं है भाई, ये है आंसर। नीतियां भी लिखनी है, उसका पॉजिटिव भी लिखना है, उसका नेगेटिव भी लिखना है, उससे एसोसिएटेड वे फॉरवर्ड भी लिखना है। तो ऐसे बोलते हैं क्वालिटी वैल्यूएशन। अब जो कोई जानेगा
करेगा, करवाएगा, सिखाएगा, तब तो पता आएगा। लोगों को पता ही नहीं चलता। नीतियों का मूल्यांकन लिखना है, नीतियों की लिस्ट बना के चले आए, हो गया काम। दैट्स नॉट आंसर। आंसर मेक्स परफेक्ट लाइक दिस। ठीक है, तो डिकोड करना सीखना है, इस तरह आपको करना है। अब यूपीएमटीएस हम चलाएंगे, डेफिनेटली चलाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। पिछले साल कुछ चीजें हमने सीखी। पिछले साल हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था यहाँ, तो हम भी नए नए थे, मार्केट भी हमारे लिए नए था, और हम भी मार्केट के लिए नए ही थे। लेकिन पिछले साल की कुछ गलतियों से हमने भी सीखा। तो इस साल हम लॉन्च कर रहे हैं टेस्ट सीरीज 2 नवंबर से। 2 नवंबर से आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आप कहीं भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड कहीं से भी आप नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट पर जाके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इंडिया में, इंडिया के बाहर से भी आप तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये दूसरा बैच ही रहेगा, जिसमें केवल 16 एफएलटी होंगे, और हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक पेपर के लिए 1 to 8 ही होते हैं ना। 4 जीएस कॉमन जीएस जो यूपीएससी वाले हैं, 2 जीएस पेपर 5 और 6, एक ऐसे और एक हिंदी। 8 ही पेपर होते हैं ना। 8 पेपर के, हर एक पेपर के 2-2 पेपर आपको मिलेंगे, फुल लेंथ मिलेंगे, है ना। फीस डिस्कस आप ओवर द कॉल कर लेंगे, या सेंटर पे विजिट करके भी डिस्कस कर सकते हैं। ये वक्त के साथ हम सोचेंगे, अभी इस पे होल्ड है। इस टेस्ट सीरीज में आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। फीस का डिस्कशन आप ओवर द कॉल या सेंटर विजिट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सर्विसेज आपको ऑफलाइन मोड में मिलेंगी, वही सर्विसेज ऑनलाइन मोड में मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑफलाइन में राजकुमार से मेंटरशिप मिल रही है और ऑनलाइन में आपकी कोई कॉल ही नहीं उठा रहा। मेरा पर्सनल नंबर आप तक मिलेगा, आपको डायरेक्ट ओवर द कॉल आप जो भी डिस्कशन आपको करना है, जितना भी देर डिस्कशन करना है मेरे साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे लिए कैंडिडेट का कंसर्न प्रायोरिटी होता है। मैं कभी टाइम बाउंड में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट देकर कॉल पिक नहीं करता, ना मेरी कोई टाइम बाउंडेशन होती है। कैंडिडेट का जब तक कंसर्न रिजॉल्व नहीं होता, वो मेरे से बात कर सकता है। ठीक है, 24/7 का दावा नहीं कर सकता। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी नींद आती है, मैं भी सोता हूं, मेरी भी फैमिली है। ऑफिस आवर्स आपके लिए ओपन है। मैं लगभग 10 बजे से ऑफिस मेरा शुरू होता है, शाम को 7 बजे तक मेरा ऑफिस रहता है। इस टाइम में आप इन पर्सन आके मुझसे मिल सकते हैं। इन पर्सन नहीं आ पा रहे हैं, आप ऑनलाइन में हैं, तो आप ओवर द कॉल आप मेरे साथ जो भी डिस्कशन आपको करना है मेंस से रिलेटेड आप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर आपको जो ऑफिस की तरफ से मिला है वो मिलेगा आपको, और रजिस्ट्रेशन होने पर, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं। ठीक है, तो आई होप मैं आपको अपनी पूरी बात समझा पाया, और उम्मीद करता हूं कि इस साल पिछले सालों वाली गलतियां नहीं करेंगे। आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। 75 से ऊपर आपके, एक बार फिर बता देता हूं, अगर आपके 75 से ऊपर क्वेश्चंस, नेट करेक्ट क्वेश्चंस हैं, 75 से ऊपर है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको मेंस की तैयारी में जुट जाना है विदाउट एनी ओवर थिंकिंग। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप रिजल्ट का वेट करोगे। आप रिजल्ट का वेट करोगे तब तक आप 1-2 महीने गंवा दोगे। 1-2 महीने में कम से कम आप आधा सिलेबस कवर कर लेते हो। टेस्ट सीरीज से जुड़कर आसान हो जाता है? तो 1-2 महीने आप वेस्ट ना करें, रिजल्ट का वेट ना करें। 75+ आपके क्वेश्चंस नेट करेक्ट हैं, तो आप आज ही मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और मेंस की तैयारी शुरू कर दें। आई होप यू विल डू वेल। आप जल्दी से नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज के हिस्से के तौर पर आपसे किसी टेस्ट डिस्कशन में। थैंक यू।